बच्चों, पिछले दिन क्लास में हम लोग समुद्री लहरों से संबंधित विषयों पर चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने आपको कोस्ट और शोर, कोस्ट का मतलब तट होता है और शोर का मतलब जलाधिकृत क्षेत्र, इसके बारे में बताया था। उसमें हमने आपको ये बताया था शोर के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसमें पहला है फोर्स शोर, या जिसको हम लोग हिंदी में अग्र जलाधिकृत क्षेत्र कहलाता है। दूसरा है बैक शोर, जिसको हम लोग पश्चिम जलाधिकृत क्षेत्र कहलाता है। और तीसरा जो था वो है ऑफ शोर, जिसका हिंदी है अपतटीय जलाधिकृत क्षेत्र। तो ये 3 भाग शोर के थे या जलाधिकृत क्षेत्र का। जलाधिकृत क्षेत्र किसे कहते हैं मैं आपको पहले ही बताया हूँ, अर्थात समुद्री लहरों का जो प्रभाव क्षेत्र है उसको हम लोग शोर के नाम से जानते हैं। अर्थात समुद्र की लहरें तट पर जितनी दूर तक पहुंच सकती है उसको हम लोग शोर कहते हैं। तो इसके 3 भाग हैं। सबसे पहला है आपका फोर्स शोर या अग्रभाग, अग्र जलाधिकृत क्षेत्र है। तो फोर्स शोर का मतलब होता है जैसे लघु ज्वार की स्थिति में भाटा के समय समुद्र जल का निम्नतम सीमा और दीर्घ ज्वार की स्थिति में भाटा के समय समुद्र जल के निम्नतम सीमा, इन दोनों सीमाओं का जो मध्यवर्ती अंश है, भाग है शोर का, उसी को हम लोग अग्र जलाधिकृत क्षेत्र कहते हैं। और बैक शोर का मतलब क्या होता है, पश्चिम अर्थात पीछे का अंश शोर का। तो इसमें आपका समुद्र जल की ऊर्ध्व सीमा से लेकर कटक तक का जो अंश है, कटक का जो निम्न अंश है, समुद्र जल के ऊर्ध्व सीमा से लेकर कटक का जो निम्न भाग है, उस अंश को हम लोग बैक शोर के नाम से जानते हैं। तीसरा जो अंश है जलाधिकृत क्षेत्र का वो है अपतटीय जलाधिकृत क्षेत्र। तो अपतटीय का अर्थ क्या हुआ है, समुद्र जल की निम्न सीमा से लेकर महासागरीय मग्न तट के अंतिम सीमा तक का जो अंश है उसको हम लोग ऑफशोर या अपतटीय जलाधिकृत क्षेत्र कहलाता है। जैसे कि आपको इस चित्र के माध्यम से दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें आप लोग देखिए, इस डायग्राम में यहाँ ये हाई वाटर लाइन है, समुद्र जल की ऊर्ध्व सीमा, और ये आपका लो वाटर लाइन है, निम्नतम सीमा। और इसमें ये हिस्सा जो है बैक शोर है, बैक शोर का हिस्सा है ये कटक का निम्नतम सीमा और समुद्र जल का उच्चतम जल स्तर का उच्चतम सीमा, ये हिस्सा जो है बैक शोर कहलाता है। और ये वाला भाग जो है जहाँ पर मेरी उंगली रखी हुई है वो आपका फोर्स शोर है, अग्रभाग। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है वो आपका है ऑफ शोर या अपतटीय अंश। ये पूरा क्षेत्र जो है एरो चिन्ह से दिखाया गया है, ये शोर वाला हिस्सा है। यहाँ से लेकर इतना तक का जो हिस्सा है
और बाकी यह जो अंश है ये कोस्ट कहलाता है, तट कहलाता है, अर्थात ये हिस्सा जो है वो कोस्ट है। तो ये जो डायग्राम्स है बच्चों, इसके माध्यम से हम लोग समुद्र का जो समुद्र की तरंगे हैं और इससे जुड़ा हुआ जो शोर है और जो कोस्ट है उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो ये आपका ये एग्ज़ाम्स में छोटे प्रश्न में पूछा जाता है आपसे। इसके बाद समुद्री तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, इसकी भी जानकारी आपको रखना आवश्यक है। साधारणतः तरंगे जो हैं वो दो प्रकार की होती है। एक का नाम है अनुप्रस्थ तरंगे और दूसरे का नाम है अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो गहरे जल में उत्पन्न होती है और इसकी गति भी धीमी होती है और ये कम दूरी तय करती है, अनुप्रस्थ तरंगे। वहीं दूसरी ओर अनुदैर्घ्य तरंगे जो हैं वो आपका छिछले जल में या उथले जल में उत्पन्न होता है और इसका वेग अधिक होता है और ये अधिक लंबे होते हैं, अर्थात ये अधिक दूरी तय करती है। तो समुद्री तट पर जो भी स्थलाकृतियां बनती है, चाहे वो अपर्दन मूलक या निक्षेपण मूलक, इन स्थलाकृतियों के निर्माण में आपको ये अनुदैर्घ्य तरंगे ही काम करती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंगे जो छिछले समुद्र में उत्पन्न होती हैं, जब ये आगे की ओर बढ़ती हैं तो समुद्री तट से टकराती हैं और समुद्री तट से टकराने के फलस्वरूप इनके स्वरूप में अनियमितता उत्पन्न होती है, अर्थात इनकी ऊंचाई बढ़ जाती है, इनकी लंबाई कम हो जाती है और इस तरह से ये अनुदैर्घ्य तरंगे जो हैं अपने शीर्ष में कुतल अर्थात एक तरह का ऊंचा अंश निर्मित करती है, जिसके टूटने पर वो लहरों में परिवर्तित हो जाती है और ये लहरें समुद्र के तटीय भाग से टकराती हैं और इन टूटती लहरों को हम लोग उद्धावन, जिसको इंग्लिश में हम लोग श्वास के नाम से जानते हैं। और ये लहरें जब वापस समुद्री तट से टकराकर जब वापस समुद्र की ओर आती हैं तो उसको हम लोग पश्म धावन या बैकवाश के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है आपका उद्धावन, जिसको अंग्रेजी में श्वास कहा जा रहा है, और दूसरा है आपका पश्म धावन, जिसको अंग्रेजी में बैकवाश के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावे भी लहरों के और दो प्रकार हो सकते हैं। एक रचनात्मक लहरें, कंस्ट्रक्टिव वेव्स, और दूसरा है विनाशात्मक लहरें या डिस्ट्रक्टिव वेव्स कहते हैं। तो जब अग्रधावन पश्म धावन से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, अग्रधावन पश्म धावन से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो नई स्थलाकृतियों का जन्म होता है और ऐसे लहरों को हम लोग रचनात्मक लहरें कहते हैं। उसके विपरीत जब पश्म धावन अर्थात बैकवाश अग्रधावन से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, तो लहरें तट पर निर्मित स्थलाकृतियों को बहाकर समुद्र में निक्षेपित कर देती है और जिनसे स्थलाकृतियों का विनाश होता है, और इन्हीं लहरों को हम लोग विनाशात्मक लहरें या डिस्ट्रक्टिव वेव्स के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये आज हमने आपको जो बताया वो फोरशोर, बैकशोर
या ऑफशोर के बारे में था। उसके बाद कितनी प्रकार की लहरें हैं, श्वास, बैकवास इत्यादि के बारे में। अगले क्लास में बच्चों हम लोग समुद्री तरंगों द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।